डियर स्टूडेंट, पुरानी कुछ क्लासेस में हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे थे नेचुरल फ्रीक्वेंसी का एक स्प्रिंग मास सिस्टम। आज की क्लास में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी हम न्यूमेरिकल कर रहे थे वो कर रहे थे लीनियर सिस्टम में। जब एक स्प्रिंग और मास सिस्टम में कोई डिस्प्लेसमेंट दोगे तो क्या होगा। जैसे ही मान लो एक स्प्रिंग मास में डिस्प्लेसमेंट दिया एक्स अमाउंट से, तो उसमें वाइब्रेशन एग्जीक्यूट होंगे। बट इस पर्टिकुलर केस में हम एंगुलर सिस्टम में, जहां पर शाफ्ट अगर कोई रनिंग कंडीशन में है या वर्किंग कंडीशन में है, तो उसमें हम कैसे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, आज की प्रॉब्लम में देखें। तो ये एक तरीके की एनालॉजी भी हम डेवलप करेंगे हमारे ट्रांसलेटरी सिस्टम, जो कि लीनियर सिस्टम है, और हमारे एंगुलर सिस्टम में, जिसमें टॉर्जनल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम्स भी आएगी, जब अपन ने टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में देखा था। तो आज एक स्टेप्ड शाफ्ट के ऊपर हम न्यूमेरिकल देखने जाने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब हम लीनियर सिस्टम को कैसे एंगुलर सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे, वो हम देखने जाएंगे। सो न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारी सीरीज में, और आज है स्टेप्ड शाफ्ट के ऊपर। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, स्टेप्ड शाफ्ट हैज 3 सेगमेंट्स ऑफ डायमीटर्स एंड लेंथ। 3 सेगमेंट दिए हुए हैं एक स्टेप्ड शाफ्ट। स्टेप्ड शाफ्ट जो वेरिंग क्रॉस सेक्शन का होता है, एक बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, या फिर एक छोटा बड़ा और उससे बड़ा, तो इस टाइप की स्टेप्ड शाफ्ट होती है। तो उसमें उन्होंने 3 सेगमेंट दिए हुए हैं जिसके डायमीटर और लेंथ दिए हुए। Now find the equivalent length of the shaft of uniform diameter of 60 mm. ठीक है, मतलब अगर कोई स्टेप्ड शाफ्ट बनाई है जिनके 3 सेगमेंट है, उसके इक्विवेलेंट अगर मैंने एक शाफ्ट बनाई है जिसका यूनिफॉर्म डायमीटर है 60 mm, तो उसकी मुझे क्या बताना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पहले अपन इसको देख लेते हैं कि शाफ्ट कैसे दी है। तो गिवन डेटा में चलते हैं। गिवन डेटा में ये एक स्टेप्ड शाफ्ट दी है, फिर पूरा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड, एंड लास्ट इज थर्ड। ये इसका वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब इसमें इसके डायमीटर्स दिए हुए हैं D1, जो इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं और इसको 3 बोल देता हूं। ठीक है, तो D1 दैट इज 0.6 इसका डाया दिया है, और इसकी जो लेंथ दी है वो 9 सेंटीमीटर दी है। इसका 0.5 डाया दिया है, और इसकी जो लेंथ दी है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड दैट 5 सेंटीमीटर लास्ट वाले की लेंथ है, एंड डाया विल बी 4। ये हो गई स्टेप्ड शाफ्ट, अलग अलग डायामीटर के साथ अलग अलग, और उसके एंड में एक मास लगा हुआ है। अभी अपन इसको देखेंगे इस टाइप का। ठीक है, तो D1, D2 एंड D3, ऐसा करो, इसको मास से ले लेते, ये मास लगा हुआ है तो यहां से काउंट कर लेते। तो इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, और इसको थर्ड बोल देते हैं। तो गिवन डेटा में जो मेरे को दिया हुआ है दैट इज D1 यानी फर्स्ट वाले का डायमीटर इज 50 mm एंड लेंथ इज L1 इज 0.4 मीटर। ये लेंथ है, मैंने डायमीटर बोल दिया था। इसमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डायमेंशन थोड़ी चेंज हो गई थी। मैंने अभी जो पीछे बोला है वो ये, इनको डायमीटर बोल दिया और इसको लेंथ बोल दिया, ये इंटरचेंज है। दैट इज द डायमीटर एंड दैट इज लेंथ। लेंथ इज 0.4 मीटर एंड दिस इज द डायमीटर दैट इज 50 mm, जिसको मैंने सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि सेम प्रॉब्लम कभी कभी आपसे सेंटीमीटर में भी पूछ जाती। तो मेरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या हो गई, एक मास लगा हुआ है जिससे पहला ये वाला एरिया देख लो, जिसकी डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ये, और जिसकी लेंथ दी है 0.4 मीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, दिस इज 0.4 मीटर। सेकेंड वाले के केस में दैट इज D2 कितना दिया हुआ है आपका 60 mm दिया हुआ है, जिसको मैंने 6 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, एंड लेंथ इज 0.5 मीटर। द लेंथ इज 0.5 मीटर। एंड द थर्ड वन, दिस वाली जो थर्ड स्टेप्ड है, इसमें इसका डायमीटर दिया हुआ है 90 mm एंड लेंथ दी हुई है आपको
0.6 मीटर, 0.6 मीटर, ठीक है। दिस इज द योर डायमीटर एंड आउटसाइड इज योर लेंथ। लेंथ मीटर में दी है, वो एमएम में दिया हुआ, ये सब कंफ्यूजन था। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, या तो एमएम में आएगी या सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो एमएम में दिया, यही प्रॉब्लम आपको सेंटीमीटर में भी आ सकती है, तो अपन ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज द मीटर। उसके बाद पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर शाफ्ट को अगर मैं एक इक्विवेलेंट शाफ्ट में कन्वर्ट करूं जिसका डायमीटर कितना है, यूनिफॉर्म डायमीटर 60 mm। अब बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म शाफ्ट, जिसे यूनिफॉर्म डाया शाफ्ट की बात करूं, जिसका डायमीटर दे दिया है मुझे 60 mm, और उसकी लेंथ मुझे फाइंड करनी है, और फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द टॉर्जनल वाइब्रेशन। अब देखो, ये शाफ्ट है, शाफ्ट हमेशा किस कंडीशन में होगी, रोटेशन की कंडीशन में। यहां पर एक मिनट पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, फिर उसको और अच्छे से समझते हैं। यहां पर जी दे दिया है आपको, टॉर्जनल वाइब्रेशन की बात है तो जी आएगा 0.83 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज 3 एंड दिस इज 11, ठीक है। और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है आपको रोटर का, दैट इज 0.15 kg मीटर स्क्वायर। ये क्या है वैल्यूज, अभी अपन इनको समझेंगे, ठीक है। तो जरा हम इसको कंपेयर कर लेते हैं अपने लीनियर और एंगुलर सिस्टम में। क्या हुआ कि मेरा जस्ट इमेजिन दैट दिस इज अ स्प्रिंग मास सिस्टम, एक स्प्रिंग है और एक मास है। जैसे इस मास को डिस्प्लेस किया, वाइब्रेशन एग्जीक्यूट होने लगे, ठीक है। सेम केस टॉर्जन के केस में, बट जो मास है अब वो इनर्शिया के फॉर्म में, क्योंकि एंगुलर सिस्टम हो गया। एंगुलर सिस्टम में जो काम मास लीनियर सिस्टम में करता है, एंगुलर सिस्टम में वो काम इनर्शिया करता है। इसीलिए उसने बोला है कि इनर्शिया दिया हुआ है आपको 0.15 kg मीटर स्क्वायर। एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मास से रिलेट कर रहे हैं हम, एक स्प्रिंग मास सिस्टम। यहां पर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, यहां पर आएगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो काम लीनियर सिस्टम में मास करता है, सेम काम एंगुलर सिस्टम में या जब टॉर्जनल वाइब्रेशन का केस है तब इनर्शिया करेगा, और वो भी कौन सा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आई विल बी 0.15 kg। ये बात क्लियर हुई। ये मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया था, ये वाइब्रेशन हुए। यहां पर क्योंकि शाफ्ट है तो एंगुलर आपके डिफ्लेक्शंस होंगे। जब मैंने इस आई को डिफ्लेक्ट किया तो इस आई के अबाउट आपको वाइब्रेशन एग्जीक्यूट होंगे। जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द शाफ्ट। अब मैं इसको ऐसे ट्विस्ट कर रहा हूं, ये टॉर्जनल वाइब्रेशन के केस में। लीनियर के केस में यहां ये दोनों का कंपैरिजन बहुत जरूरी। ये लीनियर है, ये स्प्रिंग, ये मास। जैसे ही मैंने इस मास को लगाया ये वाइब्रेशन होगी, ठीक है। टॉर्जन के केस में जो स्प्रिंग है अब वो स्प्रिंग शाफ्ट के फॉर्म में आ गया, और जो मास है वो रोटर के फॉर्म में आ गया। अब जस्ट इमेजिन एक शाफ्ट जो कि यूनिफॉर्म डायमीटर मान लेता हूं 60 स्टेप की जगह, और एक रोटर लगा हुआ है इसमें। ये शाफ्ट हो गई, ये रोटर हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक स्प्रिंग मास। बट मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, कर सकता हूं, दैट डजंट मैटर, क्योंकि किसी एक कंपोनेंट पे मास लगा हुआ है तो मैं उसमें डिफ्लेक्शन निकाल सकता। पर ये वर्किंग कैसे करेगा, ये करेगा एंगुलर के केस में। तो ये जो रोटर है इसको मैं ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ दूंगा, तो इस एक्सिस के अबाउट ये जो वाइब्रेशन होंगे इसके, दिस इज द टॉर्जनल वाइब्रेशन। यही होगा, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अप टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज वाइब्रेशन। बहुत अच्छी बात है। तो इस पर्टिकुलर केस में टॉर्जनल वाइब्रेशन निकलेगा, ठीक है। शाफ्ट्स आर कनेक्टेड, स्टेप शाफ्ट आर कनेक्टेड। अब इसका मुझे क्या करना है, एक इक्विवेलेंट शाफ्ट की लेंथ निकालनी है सबसे पहले। उससे पहले क्योंकि ये सीरीज का केस है, डायरेक्ट एंड टू एंड कनेक्टेड है, ये सीरीज का केस है तो डायरेक्ट एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूं, इसकी पहले इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाल लूं, तभी तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल पाऊंगा। तो ये शाफ्ट काई में है,
शाफ्ट इन सीरीज, और अगर स्प्रिंग इन सीरीज था तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो यहां पर शाफ्ट इन सीरीज है तो 1/k इक्विवेलेंट। अब यहां पर हमें यह समझना होगा कि जो काम के यानी स्टिफनेस लीनियर सिस्टम में कर रहा है वही काम एंगुलर स्टिफनेस एंगुलर सिस्टम या टॉर्जनल वाइब्रेशन सिस्टम में काम कर रहा है। तो यहां पर जो स्टिफनेस आएगी वो उस एंगुलर सिस्टम की स्टिफनेस आएगी, ना कि उस लीनियर की। तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा के थीटा से। जब मैंने टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ाए थे तो वहां पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था, जो कि एंगुलर सिस्टम के लिए कैसे लगेगा, यहां पर अपन फिर डिस्कस करेंगे। तो अब जो आएगा 1/k थीटा दैट इज इक्विवेलेंट will be equals to 1/k theta 1 plus 1/k theta 2 plus 1/k theta 3. So k1 k2 k3 theta 1 theta 2 theta 3. थीटा इसलिए क्योंकि यहां पर एंगुलर मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन नहीं हो रहा है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें। नॉमेनक्लेचर हम चल रहा है, के थीटा विल बी इक्वल्स टू के थीटा 1 के थीटा 2 के थीटा। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई कि भैया यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 के साथ के की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारे इक्विवेलेंट स्टिफनेस आ जाएगा, बट उसके लिए मुझे के थीटा 1 निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे एक लीनियर और एंगुलर सिस्टम में जो काम लीनियर सिस्टम में के की इज व्हाट फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, हम लोगों ने देखा था के थीटा निकालने का। फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, अगर स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू के एक्स निकालूं तो के क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स अपॉन में एक्स, दैट इज डिफ्लेक्शन। तो जो काम लीनियर सिस्टम में फोर्स करता है वही काम एंगुलर सिस्टम में टॉर्क करता है, टी अपॉन में। जो काम लीनियर सिस्टम में एक्स डिस्प्लेसमेंट करता है वो इसमें थीटा डिस्प्लेसमेंट करता है। ठीक है, सो जब भी मैं बात करूंगा एंगुलर स्टिफनेस निकालने की के थीटा, तो द फॉर्मूला विल बी टी अपॉन में थीटा, टॉर्क अपॉन में एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो के थीटा 1 क्या हो जाएगा, T1 अपॉन में थीटा 1। पर क्योंकि शाफ्ट सीरीज में है, जो एक टॉर्क जैसे स्प्रिंग इन सीरीज, तो सीरीज में एक ही फोर्स तीनों स्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सो जब शाफ्ट सीरीज में है तो T इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3, तीनों शाफ्ट में सेम टॉर्क होगा। तो T1 लिखूं या T लिखूं बात एक ही है। नाउ T इक्वल्स टू T1 तो ये हो जाएगा G J1 अपॉन में L1 अपॉन में थीटा 1। ठीक है, G J1 अपॉन में L1, ठीक, अपॉन में थीटा 1। नाउ ये थीटा 1 जो है, अगर इस T1 की जगह जी जे वाई अपॉन में L1 इस पूरे की वैल्यू है थीटा 1 ने, ये हो गया आपका T1 अपॉन में थीटा 1। तो T1 की जगह T लिख सकता हूं। मुझे पता है बाय टॉर्क इक्वेशन T बाय जे इक्वल्स टू टाउ बाय आर इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल, इस पूरे की वैल्यू आएगी। ये थीटा 1 गलती से हो गया, ठीक है। तो T बाय जे टाउ बाय आर जी थीटा बाय एल, तो T बाय थीटा इक्वल्स टू जी जे बाय एल। ठीक है, तो यहां पर मैं के थीटा 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, जी जे अपॉन में L1, क्योंकि के थीटा 1 क्या हो जाएगा T1 अपॉन में थीटा 1 दैट इज इक्वल्स टू जी जे 1 अपॉन में L1, सिंपल है। तो G की वैल्यू मुझे दी हुई है और J की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, J इज पाई बाय 32 D14 अपॉन में L1। तो दिस इज थीटा 1। अगर यही मैं आपसे कहूं के थीटा 2 निकालो तो T अपॉन में थीटा 2 दैट इज इक्वल्स टू G J2 अपॉन में L2 एंड दिस इज इक्वल्स टू G पाई बाय 32 D2 की पावर 4 अपॉन में L2। Similarly, k theta 3 will be equals to T by theta 3 will be equals to J G3 upon में L3
will be equals to g pi by 32 d34 अपॉन में L3। सो ये तीनों की वैल्यूज आ गई। उसके बाद मेरे पास सीरीज का केस है ही, तो सीरीज के केस में 1/k थीटा इक्वल्स टू, देखो 1/k थीटा 1, तो थीटा 1 के केस में ये 32L ऊपर चला जाएगा, या पाई बाय 32 सब में से कॉमन निकल जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें इसको, तो देखो ये हो जाएगा पाई बाय 32G, ये सब में कॉमन है। यहां पर क्या हो जाएगा D14 अपॉन में L1। सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा पाई बाय 32G कॉमन निकलेगा, D24 अपॉन में L2। सिमिलरली यहां पर भी पाई बाय 32G कॉमन है, यहां पर क्या हो जाएगा D34 अपॉन में L3, तीनों में सेम है। अब 1/k थीटा यहां पर है, और इसको मैं क्या करूं, यहां से देखो सब में 1 अपॉन में है, तो पाई बाय 32G सब में से कॉमन निकालेगा, और ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा 32 अपॉन में पाई इंटू जी, ठीक है। और ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा तो क्या बनेगा मेरा L1 D14 प्लस L2 D24 प्लस L3 D34, ठीक है। अब जैसे क्योंकि 1 अपॉन में k थीटा 1 रखा, चलो ऐसे देखो 1 अपॉन में k थीटा 1 की जगह क्या रख दिया पाई बाय 30 पाई जी अपॉन में 32 इंटू D14 अपॉन में L1, तो ये वाली टर्म पहुंच गई ऊपर, ऊपर पहुंच गई तो क्या हो गया 32 L1 अपॉन में पाई जी D14। अब पाई जी D14 जो है, सॉरी पाई जी 32, ये सब में सेम है, तो 32 अपॉन में पाई जी कॉमन निकाला, L1 और D1 में रिलेशन आ गया, और हमारे पास L1 और D1 की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो यहां से k थीटा डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो अब k थीटा, क्योंकि k भी तो यहां पर t बाय थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा जी जे बाय एल, और जब जी जे बाय एल होगा तो ये भी रिवर्स होगा, तो रिवर्स होगा तो k थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, k थीटा की वैल्यू है आपकी g अपॉन में l पाई बाय 32 d की पावर 4। तो ये जब रिवर्स होगा तो रिवर्स होगा 32, रिवर्स होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 32 अपॉन में पाई इंटू जी एल अपॉन में डी के पावर 4 विल बी इक्वल टू 32 पाई जी ब्रैकेट में L1 अपॉन में D14 प्लस L2 अपॉन में D24 प्लस L3 अपॉन में D34। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, क्या बचा L अपॉन में D देखो किस में दिया हुआ है यूनिफॉर्म शाफ्ट 60 mm, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं तो दैट इज 6 सेंटीमीटर। वैसे मीटर में रखना चाहिए, बट क्योंकि अब अपन 10-12 के बच्चे तो है नहीं कि भैया मीटर और सेंटीमीटर और आप mm में फर्क नहीं समझ पाओ, दो क्वांटिटी अलग अलग है। जैसे मान लो इस L को मैं, मुझे कायदे में L और D को सेम यूनिट में ही रखना चाहिए, ये प्रॉपरली है, बट अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हमें बड़े बड़े प्रॉब्लम्स करने हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ L को मीटर में ही रख दे रहा हूँ और D को मैं mm या सेंटीमीटर में रख दूंगा, क्योंकि ऊपर और नीचे की यूनिट तो सेम हो गई। सो यहाँ पर L D4 यानी 6 के फॉर्म में रखा, तो 6 की पावर 4 विल बी इक्वल्स टू L1 कितना है 0.4 मीटर, तो दैट इज 0.4 मीटर अपॉन में D1 इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 की पावर 4 प्लस L2 इज 0.5 मीटर अपॉन में D2 इज 6 सेंटीमीटर, तो 6 की पावर 4, एंड दिस थर्ड वन इज L3 इज 0.6 मीटर एंड 90 mm, तो 0.6 मीटर एंड 90 मीटर यानी 9 की पावर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से L की वैल्यू आ जाएगी 1.448 मीटर, तो ये आ गई आपकी इक्विवेलेंट लेंथ।
अब एक और चीज पूछी थी आपसे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है √k/m। तो m नहीं होगा यहां पर। जो काम लीनियर सिस्टम में मास करता है, एंगुलर सिस्टम में आपका इनर्शिया करता है। जो काम लीनियर सिस्टम में k करता है, वो काम एंगुलर सिस्टम में k थीटा करता है। ठीक है, और हमें पता है k थीटा इज इक्वल टू T/थीटा एंड दिस इज इक्वल टू GJ/L। और अब मुझे J की वैल्यू पता है, G की वैल्यू दी हुई है 0.83 इंटू 10⁻11, और J की वैल्यू आप निकाल सकते हो π/32 D⁻4। तो D कितना दिया हुआ है आपका, D इज गिवन 60। तो यहां पर आपको मीटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि G इकाई में है, G है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो L और G सब मीटर में रखना पड़ेगा। तो 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.6, 60 mm है ना, हाँ 60 mm। तो 0.06 की पावर 4 अपॉन में L कितना आया था मेरा, L की वैल्यू मेरी आई थी 1.448 मीटर। ठीक है, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो k थीटा की वैल्यू आ जाएगी 72931.38। ये जो k थीटा की वैल्यू आएगी जब आप इसमें पुट करेंगे, सो ओमेगा n विल बी इक्वल्स टू √k थीटा इज 72931.38 अपॉन में i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 0.15। तो यहां से आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर दोगे, दैट इज 69.73 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज मेनली, ये आंसर सोल्यूशन तो आप निकाल लोगे। द कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट क्या है आपका, कि जब जो काम लीनियर में फोर्स करता है, एंगुलर में टॉर्क करता है, के थीटा फाइंड आउट करो, सिमिलरली नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम ऑन स्टेप शाफ्ट। थैंक यू।